जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है वीवर कोचिंग में। चलिए दोस्तों, हमारा केमिस्ट्री चल रहा था, तो केमिस्ट्री में आज का टॉपिक हमारा है सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम समझेंगे कि जिसको बोलते हैं कक्ष या कोश बोलते हैं। दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे तो देखिएगा, हमारा अभी आगे का जो सिस्टम है वो सेल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि सेल स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे हुआ। फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्वांटम संख्या के बारे में जानकारी लेंगे। क्वांटम संख्या 4 प्रकार का होता है, वो 4 प्रकार से कौन कौन से उनके बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ सिद्धांत हैं, जैसे पाउली का सिद्धांत हो गया, पाउली का अपमार्जन का सिद्धांत, कुंड का नियम जो होता है, अपबाऊ का सिद्धांत जो है, और कुछ सिद्धांत है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस सब का जो सीरीज है ये चलेगी अभी। देखिए दोस्तों, अच्छे समझिएगा क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपसे पढ़ेगा तो इसमें से 2-3 नंबर का क्वेश्चन पेपर पूछता है, इसी से पूछता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही। आपसे ये नहीं बोले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, लेकिन किसी एक का दे देगा, उससे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में देगा, आप ऑप्शन देगा और उससे पूछेगा क्या ये सही है क्या ये गलत है। तो आपको बैठाते हुए बनना चाहिए, कैसे एक सिटिंग अरेंजमेंट से बैठाना चाहिए। चलिए पूरे विस्तार से देखेंगे एक बार फिर से। देखिएगा सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको बोलते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर जो निर्माण होता है वो कोश, जैसे सेल इसको बोलते हैं सेल, या उप स्तर बोलते हैं, या कक्ष, स्थायी अवस्था, अनुमत ऊर्जा स्तर जो होता है वो देखिएगा। तो जैसे हमने इसके पहले जो दोस्तों जो वीडियो नहीं देखे इसके पहले का वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पिछले वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे हमने देखे थे कि परमाणु के बीच में जो नाभिक होता है वो नाभिक मिल गया। उसके बाद उसमें हमने देखा था नील्स बोर ने उसको कक्ष की खोज की थी, जो कक्ष का नाम था के कक्ष LMN ये नाम दिया था। दोस्तों ये और बढ़ते जाएगा तो ये KLMNOPQ ऐसे बढ़ते जाएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ 4 कक्ष के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद बोर-ब्यूरी आए। बोर-ब्यूरी बोले कि जो कक्ष है इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या के बारे में बताया। कौन बताया दोस्तों? तो बोर-ब्यूरी ने या बोर-बरी ने। इसके पहले वाले वीडियो में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों जो सेल होता है वो कई उपसेल से मिलकर बना होता है, उपसेल। तो उपसेल के बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद ये इस क्लास में उपकोश क्या होता है। इसके बाद ऑर्बिटल क्या होता है, कक्षक, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिएगा, तो सेल जो होता है वो उपसेल से मिलकर बना होता है, और ऑर्बिटल और उपसेल जो है ये ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका जितना है ये इसको क्या बोलेंगे, कक्ष बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार घेरे में घूमते हैं, लेकिन नील्स बोर ने बताया कि कक्ष के अपने ऊर्जा स्तर के अनुसार जो है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं या वृत्ताकार मार्ग गति करते हैं। देखिए दोस्तों, सेल जो है नाम दिया सेल का KLMN, और आगे भी नाम आते जाएगा, उस प्रकार चलते जाएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ KLMN के बारे में जानेंगे। एनर्जी की बात करते हैं, जो नाभिक के सबसे पास में होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जैसे ही नाभिक से कोई कक्ष या ऊर्जा स्तर दूर होते जाता है वैसे उससे एनर्जी जो है अधिक होती जाती है। तो यहाँ पर सबसे KLMN में सबसे अधिक एनर्जी किसकी है, तो N की है। ऑप्शन पेपर में पूछ लेता है, आपको ऑप्शन दे देगा KLMN में ऐसे बना दे देगा और बोलेगा सबसे अधिक एनर्जी किसकी है, के ऑप्शन दे देगा सब KLMN। आप बता दीजिएगा कि N का होगा। दूसरा देखिए, देखो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे N से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, जिसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है इसकी खोज की थी बोर-बरी ने या बोर-ब्यूरी ने इसकी खोज की थी, और इसका मान जो होता है दोस्तों, इसका मान जो होता है वो 0 इसका मान नहीं होता है। इसका मान जो होता है वो 1 से लेके अनंत तक होता है। दोस्तों इसका मान जो होता है वो 1 से अनंत तक होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मान जो है 1 से लेके अनंत तक होता है। और क्वांटम संख्या, दोस्तों अभी हम क्वांटम संख्या के बारे में जानेंगे। 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आ गया तो चर्चा कर देते हैं। इसकी खोज जो है बोर ने की।
बोरबरी या बोरब्यूरी ने। और इसका मान जो होता है 1 से लेकर अनंत तक होता है 0। इसका मान जो है दोस्तों इसका मान 0 नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, तो n का मान जो रखेंगे वो 1 से रखेंगे, क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएगा। यहाँ पास ये आ गया कि जो k सेल होगा इसका 1 क्वांटम संख्या रखेंगे, इसमें l का 2 रखेंगे, इसका n का मान 3 रहेगा और n में n का मान जो रहेगा वो 4 रहेगा। तो k सेल में n का मान 1, l में 2, m में 3 और n में 4 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो बोरब्यूरी जो है उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने मुख्य क्वांटम संख्या खोज किया यानी और बताया कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सकता है। हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में कि बोरबरी ने बताया कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो उनको सूत्र दिया था 2n²। अब देखिए दोस्तों 2n² से देखेंगे कि ये कैसे कितने होंगे। देखिएगा k सेल में या k कोष में, कोष बोलते हैं सेल बोलते हैं, तो k में n का मान 1 रखेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2। एक कम 1 को 2 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा और फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 बच जाएगा। उसी प्रकार से k का n कम l में n का मान 2 रखेंगे, इस प्रकार से 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8। इसी प्रकार से m में n का मान 3 रखेंगे तो 2 × 3 की पावर स्क्वायर मतलब 3 पावर स्क्वायर बराबर आपका जाएगा 18। फिर इसके बाद n का मान n बराबर 4 रखेंगे, यानी क्वांटम संख्या जो होगा वो n का मान 4 रखेंगे। एक मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों, तो n इसमें n में जो क्वांटम संख्या उसका मान रखेंगे 4, इसमें हो जाएगा 32। जो आपका ये निकल के आया है, ये आपका जो निकल के आया है ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन, यानी k सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, l में 8 होंगे और m में 18 होंगे, n में 32। अधिकतम ये जो संख्या दिख रही है ये आपको ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिख रही है कि k सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप बोलिए 2। l में पूछेंगे तो आप बोलिए 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद करते जाइएगा क्योंकि आगे आपको दिक्कत जाएगा फिर आप नहीं जाएगा तो। और m में 18 और n में 32, तो आप क्या करें 2 8 18 32, 2 8 18 32। देखिए दोस्तों इसका संबंध कैसे समझेगा, ये आपका k सेल हो गया, ये आपका n, ये आपका m, ये आपका n हो गया। इसका क्वांटम संख्या नंबर दे देंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पास अब ये आपको दिख रहा है s, तो इसमें देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अधिकतम, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन। अच्छा दोस्तों, जो आपको ये दिख रहा है ये s sp spd spdf, ये जो होता है उपकोष। उपकोष जो होते हैं वो 4 होते हैं, s उपकोष जो होते हैं वो 4 होते हैं, s p d f। तो आगे हम उपकोष के बारे में ही चर्चा करेंगे कि उपकोष जो होते हैं वो 4 होते हैं और इनका मान कैसे ये हो गया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसका। तो अब आपको समझ में आ गया ये क्या। अच्छा, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, उसका सूत्र क्या होता है, आप याद रखिएगा 2n²। फिर पूछ लेगा कि n में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, n कक्ष में या n कोष में। इसके अलावा सबसे अधिक एनर्जी किसकी होती है और क्वांटम संख्या का मान कहाँ से स्टार्ट होता है, कहां तक अनंत होता है, मतलब कहां तक खत्म होता है। तो इसका 1 से लेकर अनंत तक इसका मान होता है। इसकी खोज बोरब्यूरी ने की थी। दोस्तों क्वांटम संख्या के बारे में अभी हम पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे, फिर भी यहाँ पास आ गया है तो हम आपको बता दिए हैं। चलिए अब चर्चा करेंगे कि सबसेल क्या होता है, जिसके बारे में सबसेल जो 4 प्रकार के होते हैं SPDF। तो ये SPDF के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों देखते हैं, देखिएगा अपन बात करेंगे उपसेल के बारे में। जो उपसेल जो सबसेल जो होता है वो कई उपसेल से मिलकर बना होता है। तो उपसेल क्या है, देखिएगा उपसेल के बारे में समझेंगे। उपसेल हमारे 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा भी होते हैं, लेकिन उनका नाम जो है SPDF। आगे G आगे चलते जाएगा ना, लेकिन आगे G भी आता है, लेकिन उसे समझेंगे 4 प्रकार के ही होता है, क्योंकि अभी इसका वर्णन सिर्फ 4 प्रकार के ही किया गया है जिसको। अच्छा तो याद रखिएगा सेल जो होता है वो किससे क्या करते हैं, सेल का जो नाम रखा गया ऊर्जा स्तर का KLMN, और उस सेल का क्या नाम रखा गया SPDF। ठीक, 4 चलेंगे। अब यहाँ पे समझेंगे, पहले वाले में सेल समझने के लिए हम कौन सा क्वांटम संख्या यूज किए थे, मुख्य क्वांटम संख्या। अब लेकिन उपसेल समझने के लिए कौन सी क्वांटम संख्या यूज करेंगे,
द्विगांशी क्वांटम संख्या यूज करेंगे, जिसकी खोज जो है समरफील्ड ने किया था। संकेत n है, इसका मान 0 से लेके मतलब 0 1 2 3 करते करते n में एक कम, मतलब इसका अंतिम मान जो होगा n में एक कम उसका मान होगा। तो याद रखिएगा 0 से लेके इसका मान जो होता है n-1 तक होता है। मुख्य क्वांटम संख्या में हम देखे थे, खोज बोर-बरी ने किया था, संकेत उसका n था, उसका मान 1 से लेके अनंत तक था। दोस्तों यह जरूर याद करिएगा। तो L का मान देखेंगे तो L का मान कहां से आता है, 0 1 2 3 करते करते n-1 तक इसका अंतिम मान होता है। तो इस प्रकार से दोनों को मिला दिया जाए उपसेल और द्विगांशी क्वांटम संख्या का, यहाँ पे निकल क्या आता है, निकल ये आता है। और दोस्तों एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा कि उपसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी। जैसे हमने देखा था कि सेल में अधिकतम संख्या कितनी होती, तो K L M N देखे थे ना, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है। तो हम देखे थे कि यहाँ पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या K L M N, इसके पहले वाले वीडियो में। तो इसका यहाँ पर 2 8 18 32, ये देखे दोस्तों 2 8 18 32 कि ये सेल में अगर बात करेगा तो सेल में के सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, L में 8 M में 18 N में 32। इस प्रकार से 2 8 18 32 देखे थे। अब उप सेल में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो S वाले उप सेल में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन, P वाले में 6, D वाले में 10 और F वाले में 14। दोस्तों इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कहाँ कितनी होती है। इस प्रकार से आपका जाएगा 2 6 10 18 10 14। अब देखेंगे दोनों को मिला दिया जाए, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगांशी क्वांटम संख्या को मिला दिया जाए, तो देखिए कुछ आप इस प्रकार से देखेंगे कि n जो है क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है और l जो है मतलब ये मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है, और जो l है द्विगांशी क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। जो L का मान 0 होगा, 0 मतलब क्या, 0 मतलब हमारा यहाँ पे आ गया पहला, तो L का मान 0, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं S P D M। तो 0 मतलब S, तो 0 मतलब S। और उस वाले क्वांटम अगर मुख्य क्वांटम संख्या की बात करें वो कहां से स्टार्ट होता था, तो 1 से, तो 1 मतलब S। मतलब ये कहने का मतलब है जब मुख्य क्वांटम संख्या जब K का मान 1 होगा, क्वांटम संख्या n में 1 होगा के सेल में, तो वहां पास उप सेल कितने होंगे, तो उप सेल S बराबर हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब उप सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यहाँ पे K में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, और जब हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो 2 6 10 14 ही भरेंगे। मतलब D वाले में 10, F वाले में 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, P वाले में 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, S वाले में 2 से, क्योंकि S वाले में देख रहे हैं आप 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो किसमें होता है K सेल में। इस प्रकार से अधिकतम इलेक्ट्रॉन तो S हो गया आपका। यहाँ पे देखिएगा जो आपका n वाला जो 2 होता है, क्वांटम संख्या 2 जो है वो किससे मिलकर बना होता है, तो क्वांटम संख्या 2 जो है वो S और P। क्यों, क्योंकि L का मान यहाँ 0 और 1, 0 का मान यहाँ S और 1 का मान वाला जाए तो P, तो S प्लस P से मिलाता है S प्लस P। S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, और P में कितने होंगे 6। इस प्रकार से टोटल जो होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझेंगे अगर बात को, यहाँ पर देखिएगा कि L सेल जो होता है किससे मिलकर बनता है, उपसेल से। तो उपसेल कौन कौन से आपके, तो उपसेल देखिएगा L सेल में S प्लस P होंगे, S प्लस P होंगे, और S में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं 2, और इसमें कितने होंगे 6। इस प्रकार से K वाले ये उपसेल हैं, तो S वाले उपसेल में 2 और P वाले उपसेल में 6। इस प्रकार से L सेल में जो होंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे अधिकतम। अगर आपसे पूछेगा कि L सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप क्या बोलेंगे 8। 8 कैसे आया, क्योंकि सेल जो होता है उपसेल से मिलकर बना होता है। तो L सेल जो है किससे, कौन से उपसेल से मिलकर बना है, तो S और P से मिलकर बना है। इसी प्रकार से M वाला बोलेगा तो M में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18। वो कैसे आया देखिए दोस्तों, तो M वाला M जो सेल है उसका मान 3 है क्वांटम संख्या का, और L का मान यहाँ पर 0 1 2 करेंगे। इस प्रकार से जो M वाला जो होगा वो S P D से मिलकर बना होगा। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं 10। इस प्रकार से मिलकर कितने बने 18 इलेक्ट्रॉन जो है। M सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18। और N की बात करेंगे तो N जो होता है
वो S प्लस P प्लस D प्लस F मिलके बना, उप सेल से मिलके बना है। तो S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, P में 6, D में 10 और F उप सेल में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम होंगे? 14। सबको जोड़ देंगे तो आपका 32 आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप बोल सकते हो कि N सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 32। और ये 32 कैसे आया? तो N सेल जो होता है कई उप सेल की मिलकर बना होता है। तो वो उप सेल कौन कौन से हैं? तो N वाले के लिए S P D F। तो S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और D में 10, F में 14। इस प्रकार से जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ की बात करेंगे तो n क्वांटम संख्या अगर n 4 रखा जाए तो 4 जो है तो L का मान यहाँ पर 0, 1, 2, 3। 0 मतलब S, 1 मतलब P, 2 मतलब आपका D और 3 मतलब आपका F हो जाएगा। इस प्रकार से 4 जो मिलकर बना होता है S P D F से। तो अब याद रखिएगा कि K, इसी प्रकार से आपका K का मान यहाँ पे K रख देते हैं। तो K N का मान जो है वो 1, क्वांटम संख्या 1 रखा गया है। और क्वांटम संख्या 1 में कितने उपसेल होंगे? S, क्योंकि L का मान यहाँ पास कितना है? 0 है। तो कुल मिला के दोस्तों आपको समझना यही है कि यहाँ पास सेल और उपसेल जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सेल में जो होता है, अब आते हैं निष्कर्ष में। तो सेल जो है हमारा वो जो है उसको क्या सेल किसने खोज किया था? तो नील्स बोर ने खोज किया था पहली बार कि इलेक्ट्रॉनिक जो है अपना ऊर्जा स्तर के अनुसार से चक्कर लगाते हैं। उनका नाम क्या रखा गया? KLMN। क्या रखा गया? KLMN। इसके बाद चले गए, उसके बाद बोर बेरी आए, बोले इनका जो क्वांटम संख्या का मान रखा गया वो n बराबर 1 रखे, है ना, n बराबर 1 रखे। और इसी प्रकार से क्वांटम संख्या दिए, मुख्य क्वांटम संख्या दिए और बोले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होगा वो होगा n का स्क्वायर, मतलब 2n स्क्वायर होगा। तो n का मान क्या होगा? n का मान उन्होंने दे दिया कि k के लिए 1, L के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4। उस प्रकार से हम निकाले, निष्कर्ष आया कि k में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, m में 18, n में 32। इस प्रकार से हमारा हो गया कि हमको मालूम चल गया कि KLMN में 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब दोस्तों ये जो सेल होता है ये उपसेल से मिलकर बना होता है। तो उपसेल की बात करें तो उपसेल जो होता है, तो उपसेल जो नाम दे दिया, उपसेल जैसे संख्या KLMN देखे थे, वैसे ही उपसेल जो होगा SPDF। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो S में 2 और P में 6, D में 10, F में 14। ये हो आपके उपकोष। उपकोष किसने दिया? समरफील्ड ने दिया उपकोष के बारे में। और उपकोष दिया संख्या जिसका L रखा गया और L का मान जो है 0 से लेके n-1 तक होता है, मतलब एक n में 1 कम तक होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यहाँ निकल गया। तो हम देखेंगे कि K जो होता है, और दोस्तों एक चीज और, जो S सेल जो होता है ये जो है ये K सेल जो होता है ये S उपसेल से मिलकर बना है। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस प्रकार से 2। L में किससे मिलके बना है? तो L जो होता है S और P से, क्योंकि L का मान कितना है? 2। तो L का मान 2। इस प्रकार से 2 जो होता है वो L का मान देखा है, दोनों मुख्य क्वांटम संख्या और द्विआंशिक क्वांटम संख्या का समान देखा जाए तो L का मान यहाँ 0 और 1, 0 मतलब S और 1 मतलब P आ गया। इस प्रकार से 2 जो है वो S प्लस P से मिलकर बना है। और S का मान अधिकतम कितने हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन 2 और P में 6। इस प्रकार से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो L में आपको कितने जाएंगे? 8। और P M जो है PSPD से मिलकर बना है। तो और इसी प्रकार से N जो है आपका SPDF। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10, F में 14, टोटल जोड़ दिए 32। इस प्रकार से हमारा सेल और उपसेल जो है वो कंफ्यूजन दूर हो गया। अब हम चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। दोस्तों इसको अच्छे से आप रखे रहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भरेंगे तो फिर आपको वहां दिक्कत जाएगी। चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं, उसका सही चक्रण क्या होता है, उसमें कौन कौन सिद्धांत लागू होते हैं, उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि यहाँ पे हम 2 क्वांटम संख्या समझ ली हैं और 2 क्वांटम संख्या और बचा है। एक क्वांटम संख्या होता है चक्रण क्वांटम संख्या, एक होता है एक चक्रण होता है, दूसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो जो क्वांटम संख्या को इकट्ठा हम समझा देंगे। जिस प्रकार से 2 तो पहले ही हो गए, लेकिन फिर भी वहां पास सब समझ लेंगे। अब हमारा मेन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है।
देखिए दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप समझ लीजिएगा। आपको अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत टफ लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको एकदम बहुत इजी लगेगा। समझिएगा, पहली बात ये ध्यान रख लीजिएगा कि आपको सेल के बारे में मालूम हो चुका है, सब सेल के बारे में मालूम हो चुका है। KLMN जो होते हैं वो सेल होते हैं, SPDF जो होते हैं वो उपसेल होते हैं। अब देखिएगा, अगर इसी को उपसेल को अगर सही व्यवस्थित रखा जाए, देखिएगा तो एस सेल में कितने, मतलब कहने का मतलब ये है कि एस सेल में जो है ये क्वांटम संख्या जो एक नंबर है वो ऐसे रख देंगे कि क्वांटम नंबर 1 और ये एस ए, तो सेल का क्रम जो हो जाएगा 1s हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 यहां से लेंगे, यहाँ कितना है s और p है, तो क्या हो जाएगा 2s 2p हो जाएगा। ठीक, फिर 3 के यहां से लेंगे तो 3s 3p 3d, तो 3s 3p 3d। अब 4 का लेंगे तो 4s 4p 4d 4f, तो 4s 4p 4d 4f। क्लियर दोस्तों, कुछ नहीं है, जो हम सेल और सब सेल समझे थे बस उसी को यहाँ पे रख देना है क्रम से। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक एक क्रम सही है आपका, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इस क्रम में नहीं भरा जाता। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर मतलब भरा जाता है, कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर। अब देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो भरा जाता है वो कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर, और इससे जो कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा जो दिया, जो सिद्धांत जो दिया था ये अबाउ का नियम कहा जाता है। अबाउ ने सिद्धांत दिया था कि N+L, अबाउ ने यह सिद्धांत दिया N+L, जिसे बोला गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा में भरा जाए। जैसे आप देखेंगे दोस्तों कि ये सब सेल का क्रम तो यही है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1s 2s 2p 3s 4s। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ कि 3s के बाद 3p आया, लेकिन यहाँ पास 3s के बाद 4s आ गया। आगे और देखेंगे 3s के बाद 4s के बाद यहाँ पे सॉरी देखिएगा 3d के बाद जो है 4p आ गया, 4s नहीं आया, 4s पहले आ गया। फिर 4p के बाद 5s आ गया, 4d बाद में आया, 5 और 4f भी बाद में आया, मतलब 5s पहले आ गया। तो आप देख रहे हो कुछ कंफ्यूजन टाइप का आपका लगा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इस क्रम में भरा जाता है, ये कैसे क्रम निकलेगा। दोस्तों बहुत इजी है, बहुत ही शानदार ट्रिक हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जाता है उसका। आपको तो क्या मालूम है ना कि सबसे अलग क्रम क्या होगा। सब सेल का क्रम जो है आपको मालूम है, कुछ नहीं करना, 1 उठा के S2 2sp, 3 का 3spd, 4 का 4sdf 4pdf, ये कर देंगे आप, सब सेल क्रम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक भरने का क्रम जो होगा बहुत इजी है, हम आपको समझा देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बहुत इजी है। ठीक, अब समझिएगा ऐसा क्यों हो गया। तो ऐसा इसलिए हो गया आगे पीछे, क्योंकि अबाउ का नियम ये कहता है कि N+N मतलब कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पास ये 4s इसलिए पहले आ गया क्योंकि 3d बाद में इसलिए गया क्योंकि 4s जो है इसमें N+L का मान जो है कम है और इसमें N+L का मान ज्यादा है। दोस्तों N+L का मान ज्यादा कम कैसे समझिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए 4s है और ये 3d है, और अगर यहाँ n की बात माना जाए तो n कितना है, तो n आपका यहाँ पे 4, तो 4 मतलब 4n है आपका, तो n का मान 4, और l का मान अगर माना जाए यहाँ पे तो l का मान कितना, s के लिए n का मान कितना होता है, तो s के लिए l का मान जो होता है 0 होता है, समझाया था आपको पहले। तो s के लिए l का मान कितना 0, तो s के लिए l का मान 0। इस प्रकार से N+L का मान जो निकल के आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा n का मान 3 है और d के लिए, और l का मान जो है d के लिए l का मान कितना होता है, तो दोस्तों d के लिए l का मान देखेंगे तो d कहाँ है आपका, तो d के लिए l का मान कितना है आपका 2, क्योंकि SPT d के लिए आपका 2 है। आपको बताया भी थे कि l का मान जो होता है वो 0 से लेके 1 2 3 तक जाता है, और यहाँ पे SPDF होता है। ठीक, ये l का मान होता है। तो d के लिए कितना हो गया 2 हो गया। दोस्तों कितना हो गया यहाँ पे, तो 5 हो गया। किसका मान हो गया, N+L का मान कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। आप समझिएगा जब N+L का मान 5 है और यहाँ पे 4 है, तो
तो हम देखें कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा, मतलब जिसका कम ऊर्जा होगी, कम एनर्जी होगी, वह पहले आएगा। इस प्रकार से 4s का मान जो है कम है, 3d का मान ज्यादा है, इसलिए 3d आपका बाद में गया, क्योंकि इसका n प्लस एल का मान जो है 5 है और इसका n प्लस एल का मान जो कितना है दोस्तों 4 है, इसलिए कम ज्यादा हुआ। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पे देखिए, तो अब बाउ का नियम समझा देंगे, लेकिन अभी एक बस आ गया है, समझिएगा। अब बाउ ने जो सिद्धांत दिया वो n प्लस एल का दिया और दो बातें कहा। पहली बात कहा कि जिस सब सेल का एनर्जी कम होगा वो पहले आएगा, जिसका अधिक होगा वो बाद में आएगा। यानी कि जिसका कम है वो पहले आएगा, जिसका अधिक है वो बाद में जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा, दूसरी बात दोस्तों उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए दोनों सब सेल का एनर्जी बराबर होगा, जिसमें n का मान ज्यादा होगा वो आएगा। समझिए कैसे दोस्तों, मान लीजिए इन दोनों को लेंगे तो 4p और 4s 5s, तो n का मान इसमें 4 है, n का मान इसमें 5 है, क्योंकि दोस्तों 4 कहाँ है और 5 में है, तो n का मान 4 है, n का मान 5। अब l के लिए, तो p के लिए l का मान कितना होता है, p के लिए l का मान 1 होता है दोस्तों, और यहाँ पे s का मान, और s के लिए कितना होता है, l का मान 0 होता है, तो 0 हो गया। इस प्रकार से दोनों का मान n प्लस, अगर दोस्तों n प्लस l का मान देखेंगे तो यहाँ पे n प्लस एल का मान जो है 5 है और वहां पास भी 5 है, तो आप देखेंगे कि n प्लस एल का मान जो है दोनों बराबर है और हमको कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर बढ़ना है। आप यहाँ पर कैसे अनुमान लगाएं किसका कम है किसका ज्यादा। तो अब बाउ ने दूसरा पॉइंट कहा कि जिसमें अगर बराबर है n प्लस एल का मान, जिसमें n का मान कम होगा, जिसमें n का मान कम होगा वो पहले आएगा और जिसमें n का मान ज्यादा होगा वह बाद में आएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हो दोनों का मान कम बराबर समान है, फिर भी आगे पीछे लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे 4p का जो मान है वो उसमें 4p में जो n का मान 4 है, क्योंकि कम है इसलिए पहले आ गया, और 5s में n का मान ज्यादा है इसलिए वो बाद में आ गया। तो अब बाउ का सिद्धांत आप याद रखिएगा। अब बाउ के सिद्धांत में सिर्फ 3 पॉइंट, पहली पॉइंट ये कि अब बाउ ने n प्लस एल का नियम दिया और कहा कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर बढ़ा जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है, उन्होंने कहा जिस उपसेल का मान कम होगा वो पहले आएगा, जिस उपसेल में n प्लस n का मान कम होगा वो पहले आएगा, और जिस उपसेल में n प्लस एल का मान अधिक होगा वह बाद में आएगा। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि अगर दोनों का मान n प्लस एल का मान दोनों उपसेल का समान होता है, जिसमें n का मान ज्यादा होगा जिसमें n का मान कम होगा वो पहले और जिसमें n का मान अधिक होगा वह बाद में। मतलब कुल मिला के समान होने पे n के लिए देखेंगे और आगे पीछे होने के लिए n प्लस एल का देखेंगे। क्लियर। अब दोस्तों बात आई कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये इस क्रम में कैसे भरा गया, तो आपको समझ में आ गया। ये जो भरा गया है ये इसलिए भरा गया क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो क्या है, कम है इसकी तुलना में, और इसकी एनर्जी जो है इसकी तुलना में कम है। मतलब जैसे बढ़ती जाएगी एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, इसलिए इसके में रखा गया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जाता है दोस्तों। तो यहाँ तक की वीडियो अगर आपको समझ में आए तो एक बार लाइक करिएगा, और जहाँ पे दिक्कत गई हो आप वहाँ पास कमेंट करिएगा दोस्तों। बहुत इजी है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कोई कठिन नहीं है। हाँ, जो पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत कठिन होगा, उनको लगता है पहाड़ टाइप का, लेकिन दोस्तों एक दो बार वीडियो आप देखेंगे, मन से देख लेंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा कि यार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है। यहाँ अभी तक हम जहाँ पे समझाए शायद आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जाता है, उसका ट्रिक क्या है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, तब तक के लिए आप इसको दोहराइएगा और मेहनत करिएगा और तैयारी करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।